हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग आज केस 4 डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ स्लो और फास्ट स्टेप आर नॉट गिवन in mechanism of complex reaction। तो अभी तक जब आपने रेट लॉ डिटरमिन किया तो उसमें आपको बताया जा रहा था कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो आप स्लोएस्ट स्टेप को देखकर उसका रेट लॉ लिख लेते हैं और वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन अगर आपको अब ये ना बताया जाए कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है, तब आप उसका रेट लॉ कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसी टॉपिक पर अब आज हम बात करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व किया जाएगा बाय स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। तो क्या होता है इस मेथड में, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, we assume that all elementary steps of complex reaction have same speed। तो पहले तो आपको ये बताया जाता था क्वेश्चन में कि इस रिएक्शन को करने के लिए कितने स्टेप्स हुए हैं। लाइक 2 स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें मेंशन किया जा रहा था कि ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है। अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताया जाएगा कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी स्टेप हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे स्टेप सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं। सेकेंड, यहां पर आप एज्यूम करके चलेंगे, वी एज्यूम दैट concentration of intermediates involved in the reaction have constant concentration in maximum time except at the start and at the end of reaction। अब आपको यहां पर एक चीज और एज्यूम करके चलनी है कि जो इंटरमीडिएट्स रिएक्शन के दौरान फॉर्म होंगे उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम टाइम अनचेंज रहती है, कांस्टेंट रहती है मैक्सिमम टाइम में, जब तक वो रिएक्शन चल रही है, एक्सेप्ट जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा तो इंटरमीडिएट्स बने होंगे और जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होगा तो इंटरमीडिएट कंज्यूम हो रहे होंगे। तो सिर्फ एट द स्टार्ट एंड एट द लास्ट उस टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट चेंज होता है, लेकिन इन मिड ऑफ द रिएक्शन जब रिएक्शन चल रहा है मैक्सिमम टाइम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट रहती है इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो आप कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 रहने वाला है। ये हम एज्यूम करके चलेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आप इस चीज को ग्राफिकली भी देख सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब रिएक्शन शुरू होता है तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं और अब मैक्सिमम टाइम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है जब तक वो रिएक्शन चल रहा है। अब वो रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है तो वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा।
तो मैक्सिमम टाइम इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जीरो रहता है इन मैक्सिमम कोर्स ऑफ टाइम। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, अगर आपको डाटा नहीं दिया जा रहा कि कौन सी स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है? तो जरा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी जा रही है 2N2O5 जिसका रेट कांस्टेंट K है, और 4NO2 प्लस O2 ये रिएक्शन है जिसका रेट लो आपने डिफाइन करना है। आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया जा रहा है स्टेप 1 N2O5 जो कि इक्विलिब्रियम में है NO2 प्लस NO3 के साथ। स्टेप 2 NO3 प्लस NO2 जिसका रेट कांस्टेंट K2 है, फॉर्म कर रहा है NO प्लस NO2 प्लस O2। स्टेप 3 NO3 प्लस NO जिसका रेट कांस्टेंट K3 है और ये फॉर्म कर रहा है 2NO2। अब आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ डिफाइन करना है। अब हमें नहीं बताया गया यहाँ पे कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। अगर पता होता कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है तो वहां से रेट लॉ को डिफाइन कर दिया जाता, बट यहाँ तो नहीं पता। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो आप किसी भी, अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये एज्यूम करके चलेंगे कि सारे स्टेप सेम स्पीड के साथ हो रहे हैं, तो आप किसी भी एक स्टेप से रेट लॉ लिख लें। तो चलो मैं स्टेप 2 से लिख लेता हूं। रेट लॉ इक्वल्स टू किसकी टर्म में लिख लो? स्टेप 2 तो क्या है आपके पास यहां पर है आपके पास K2 कंसंट्रेशन ऑफ NO3 और कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अच्छा, रेट लॉ ऐसे भी लिखा जाता है और रेट लॉ किसी की फॉर्मेशन और किसी की डिसअपीयरेंस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो O2 फॉर्म हो रही है और O2 मेरी मेन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं R इज ऑल्सो इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये भी कह सकते हैं आप। अब आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो NO3 क्या है यहां पे? NO3 इंटरमीडिएट है क्योंकि कई स्टेप्स में इन्वॉल्व है। अगर आप NO को देख पा रहे हैं तो NO भी क्या है? इंटरमीडिएट है क्योंकि ये भी कई स्टेप्स में इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे? अब इंटरमीडिएट्स रेट लॉ में नहीं होने चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट मेरा कौन है यहाँ पे? NO3। तो हम NO3 के ऊपर अप्लाई करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 किसके इक्वल लिया जाएगा? 0 के इक्वल लिया जाएगा। तो इसको कहा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3। तो NO3 तो कई जगह इन्वॉल्व है, तो आपको लेना होगा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम ये भी कहते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0 लिया जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम कोर्स ऑफ टाइम में कांस्टेंट रहती है। और इसको आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 भी बोल सकते हैं। तो NO3 कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है NO3, तो किसके बराबर होगा ये? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन है रिएक्टेंट? N2O5। यहां पर देखेंगे तो आपका NO3 डिसअपियर हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो कंज्यूम हो रहा है तो माइनस K2। रिएक्टेंट कौन है इसके लिए? NO3 और NO2। और कहां पर NO3 डिसअपियर हो रहा है? यहां पर भी NO3 क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। तो अच्छा, यहां पर एक चीज हमने मिस कर दी, NO3 बन भी रहा है यहां पर और NO3 खर्च भी हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको दोबारा करें। जो हमारा NO3 है
वो फॉरवर्ड रिएक्शन में बन रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही थी तो रिएक्टेंट ये थे, तो क्या बनेगा रेट लॉ K1N2O5 माइनस KR। जब रिएक्शन ऐसे जा रही है तो रिएक्टेंट कौन है, NO2 और NO3। देखिए, इसे पहली क्लास में सिखाया गया, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया गया था कि हाउ टू राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि आपके पास मान ली एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव राइज टू C, जिसका रेट कांस्टेंट K है, तो आप यहाँ पे रेट लॉ डिसअपियरेंस की टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा वो, K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप रेट लॉ अपीयरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या होगा वो, K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वही चीज अब यहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट्स N2O5 है, और जब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट्स ये हो जाएंगे। तो ये बन रहा था और ये खर्च हो रहा है। यहां पर देखिए NO3 यहां पे खर्च हो रहा है, तो माइनस रेट कांस्टेंट क्या है K2 और रिएक्टेंट्स क्या है NO3 और NO2। और कहीं पर NO3 है, ये रहा NO3, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है K3, डिसअपियर हो रहा है, तो माइनस K3 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स NO3 और NO। तो ये है हमारे पास नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। और दूसरा इंटरमीडिएट कौन है हमारे पास, जो आपको रिएक्शन में दिख रहा है, तो NO भी इंटरमीडिएट है। यहां पर जो भी दो स्टेप्स में इन्वॉल्व है वो आपका इंटरमीडिएट कहा जाएगा। तो उसके ऊपर भी आप क्या अप्लाई कर दें, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो लिखें जरा, यहां पर NO बन रहा है तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K2, ये बन रहा है तो रिएक्टेंट्स कौन हुए, NO3 और NO2, NO3 और NO2। और यहां पर देखो तो NO कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस K3 NO3 NO। यहां पर अपीयर हो रहा था तो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा गया, यहां पे डिसअपियर हो रहा है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा गया NO का। तो और कहीं पर NO है, NO और कहीं पर नहीं है, तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, ये सब इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तो इसको मान लें क्योंकि इसमें हमें फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ये इक्वेशन 2 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो इक्वेशन 3 की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में डाल दें। तो पुट करते हैं जरा, पुट वैल्यू ऑफ 3 इनटू 3 की वैल्यू 2 में डाल दें। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, K1 N2O5 माइनस KR NO2 NO3 माइनस K2 NO3 NO2। ये जो हमारे पास यहाँ पे माइनस K3 NO3 NO है, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस K2 NO3 NO2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन है, कॉमन निकाल लें उसको। तो K1 N2O5 माइनस माइनस भी कॉमन है, और क्या बचेगा अंदर, NO2 NO3, क्या बचा यहाँ पे KR, K2 प्लस K2 कितना हो जाएगा, 2K2,
इक्वल टू 0। यहां से हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे किसकी, NO3 की। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1N2O5 अपॉन NO2 Kr प्लस 2K2 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दें। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1 हमारे पास, जहां पर हमने रेट लॉ लिखा था, ये है इक्वेशन 1। तो यहां पर आपके पास R है इक्वल्स टू K2NO3NO2। तो वैल्यू पुट करते हैं। R इक्वल्स टू K2NO3NO2। तो यहां पर NO3 की वैल्यू डाल दें। क्या है NO3 की वैल्यू, ये पूरी, दैट इज K1 कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 ब्रैकेट Kr प्लस 2K2 इंटू NO2। तो इस NO2 से ये NO2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास फाइनल रेट लॉ, R इक्वल्स टू K1K2 ओवर Kr प्लस 2K2 कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। और यही तो हमारा रिएक्टेंट था N2O5, और रेट लॉ रिएक्टेंट की टर्म में ही लिखे जाते हैं। तो क्या ऑर्डर है इसका, 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं जब आपको क्वेश्चन में ना बताया जाए कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2C14H10 लाइट के प्रेजेंस में C28H20 फॉर्म कर रहा है, और मैकेनिज्म क्वेश्चन में दिया गया है। स्टेप 1, C14H10 प्लस H न्यू, आई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये बना रहा है C14H10 स्टार। सेकेंड स्टेप है C14H10 स्टार प्लस C14H10 जिसका रेट कांस्टेंट K2 है, और ये बना रहा है C28H20। और लास्ट C14H10 स्टार जिसका रेट कांस्टेंट K3 है, और फॉर्म कर रहा है C14H10 प्लस H न्यू डैश। अगेन आपको नहीं बताया जा रहा कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है, और आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ डिफाइन करना है। तो अच्छा, क्वेश्चन अभी और है, आपको प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ C28H20 अपॉन dt इक्वल्स टू I इंटू C14H10 अपॉन K3/K2 प्लस C14H10। ये आपको यहां पे प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
तो सबसे पहले यहाँ पर जो आई होता है इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक बात आप जान लें कि जो भी आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जो रेट लॉ होगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो क्या कोई भी एक रिएक्शन ले लें, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ C28H20। कहां पर है, ये रहा C28H20। तो किसी भी एक रिएक्शन को लेकर आप इसका रेट लॉ लिख लें, क्योंकि हमें नहीं मेंशन किया गया है यहां पर कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि यहां पर सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस सेम स्पीड के साथ हो रही हैं। तो आप किसी भी एक रिएक्शन को लेकर रेट लॉ लिख लें। तो चलो जरा इसको लेकर लिख लेते हैं। R इक्वल्स टू dC28H20 अपॉन dt किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट क्या है इसका K2, कंसंट्रेशन क्या है इसके लिए रिएक्टेंट्स की C14H10 स्टार C14H10। अब आप जानते हैं कि जब आप रेट लॉ लिखते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो चेक करें क्या यहां पर कोई इंटरमीडिएट आ रहा है। C14H10 स्टार इंटरमीडिएट है, C14H10 स्टार इंटरमीडिएट है, C14H10 स्टार इंटरमीडिएट है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इंटरमीडिएट अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो आपको इंटरमीडिएट को खत्म करना होगा। तो आप क्या करें, आप SS से अप्लाई कर दें किसके ऊपर, C14H10 के ऊपर। तो आप जानते हैं इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इन मैक्सिमम कोर्स ऑफ टाइम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट किसके बराबर होगा, 0 के। तो देखे जरा कहां कहां पर ये बन रहा है, एक तो यहां पर बन रहा है ये। तो इस रिएक्शन का रेट आपको ऑलरेडी दिया गया है, किस स्पीड से बन रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका I, क्योंकि I ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा I, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ही I होता है। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया I। यहां पर ये डिसअपियर हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, K2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C14H10। और देखा जाए तो यहां पर भी ये डिसअपियर हो रहा है, तो माइनस K3 C14H10 स्टार, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, अब आपको यहां से इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करें, तो आप एक काम करें, यहां से अगर मैं C14H स्टार की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर आएगी, I इक्वल्स टू K2 C14H10 प्लस K3, और इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है, C14H10 स्टार कॉमन है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये वैल्यू निकल जाएगी, यहां से क्या आएगी वैल्यू, C14H10 स्टार इक्वल्स टू I ओवर K2 C14H10 प्लस K3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को आप अपने रेट लॉ में डाल दें, जो आपने रेट लॉ लिखा है, कहां लिखा है रेट लॉ, दिस इज योर इक्वेशन 1। तो यहां पर वैल्यू को पुट कर दें, तो किसके बराबर आएगा, R इक्वल्स टू dC28H20 अपॉन dt किसके बराबर था, K2 कंसंट्रेशन ऑफ C14H10 स्टार जो कि ये है। तो डालो यहां पे I ओवर
K2 C14H10 प्लस K3 और साथ में क्या बचा था इसके C14H10। ये तो C4H10 स्टार की वैल्यू है और साथ में C14H10 भी है। C14H10 स्टार की वैल्यू हमने पुट कर दी और साथ में C14H10 भी है, तो वो हमने वहां पे लिख दिया है। तो बस अब क्या हमें शो करना था, यहाँ पे शो करना हमें कि जो d/dt ऑफ C28H20 है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ये K2 आपके पास यहाँ किस में है, K2 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में है। तो क्या करें हम, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है, इसको डिवाइड में ले आओ। डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा C28H20/dt इक्वल्स टू I अपॉन, डिवाइड में लेकर आओगे तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो K2/K2 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ C14H10 प्लस K3/K2, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो बस आप किसी भी एक रिएक्शन को लेकर, किसी भी एक स्टेप को लेकर रेट लॉ लिख लें। बस ध्यान रखिए कि उसमें इंटरमीडिएट्स नहीं होने चाहिए। तो इंटरमीडिएट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो आप क्या करें, वहां पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा लें और उसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास H2 प्लस Br2 गिव राइज टू 2HBr, और इसमें आपको स्टेप्स दिए गए हैं, मैकेनिज्म बताया गया है। Br2 विद रेट कांस्टेंट K1 कन्वर्ट हो रहा है 2Br में, Br फिर H2 के साथ रेट कांस्टेंट K2 फॉर्म कर रहा है HBr प्लस H, और फिर आपको दिया गया है H प्लस Br2 गिव राइज टू K3 HBr प्लस Br। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास H प्लस HBr गिव राइज टू विद रेट कांस्टेंट K4 H2 प्लस Br, Br प्लस Br विद रेट कांस्टेंट K5 फॉर्मिंग Br2। ये आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो जब ये ना बता रखा हो तो हम क्या फॉलो करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HBr with respect to time is equals to 2K2 K1 by K5 whole power 1 by 2 H2 Br2 whole power 1 by 2 over 1 plus K4 by K3 H Br over Br2। ये आपको शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लें फॉर्मेशन ऑफ HBr कहाँ पर है, तो HBr यहाँ पर भी बन रहा है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो dHBr/dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए रिएक्टेंट क्या है, ये है रिएक्टेंट, लिखो रेट लॉ K2 Br H2, यहाँ पर भी बन रहा है, प्लस K3, इसके लिए रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे, H और Br2, H Br2, और यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है तो माइनस K4, रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पे, H और HBr। तो ये था आपके पास नेट फॉर्मेशन ऑफ HBr। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो यही तो होता है हमारा रेट लॉ।
लेकिन आप जानते हैं कि जब रेट लॉ लिखा जाता है तो वहाँ पर इंटरमीडिएट्स नहीं होने चाहिए। अब जैसे बी आर है, बी आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कई जगह पर बी आर है, तो बी आर यहाँ पर इंटरमीडिएट है, तो बी आर नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो एच बी क्या है, एच बी इंटरमीडिएट है, एच यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये सब यहाँ पर नहीं होने चाहिए, इनको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, तो इनको यहाँ से हमें गायब करना है, हमें हटाना है इनको यहाँ से। तो ठीक है, तो जरा बी आर के बारे में देखें। तो अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ऑन बी आर। तो क्या कहता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 0। तो लिखो जरा नेट फॉर्मेशन ऑफ बी आर कहाँ कहाँ पर है, बी आर यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा ये K1 Br2, उसके बाद यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है तो माइनस K2 Br(H2), उसके बाद और कहाँ है Br, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो प्लस K3 H Br2, यहाँ पर भी Br फॉर्म हो रहा है प्लस K4 H HBr। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, तो ये Br प्लस Br क्या होगा 2Br। तो क्या होगा इसका रेट लॉ, अगर हम इस इक्वेशन के लिए लिखना चाहें तो ये जो K5 है ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। अभी हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन की टर्म में। तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन की टर्म में रेट लॉ लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लेना होता, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट लेना होता है, और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो भी रेट कांस्टेंट होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा रेट कांस्टेंट, वो होगा 2K5। तो यहाँ पे लिखेंगे डिसअपियर हो रहा है तो माइनस 2K5, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे Br प्लस Br यानी कि 2 बार आ रहा है, तो Br का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाएगा। और कहीं पर Br डिसअपियर हो रहा हो नहीं, तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमें Br की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें यहाँ से Br खत्म करना है। तो यहाँ पर एक और इंटरमीडिएट फिर से आ गया H, तो इसका मतलब H को भी आपको यहाँ से हटाना है, तो आपको फिर से स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाना होगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल लिया जाएगा 0 के इक्वल। तो अप्लाई करें कहाँ कहाँ पर H फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर H फॉर्म हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा K2 Br(H2), यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है तो माइनस K3 H Br2, यहाँ पर भी H डिसअपियर हो रहा है तो माइनस K4 H HBr, और कहीं पर H नहीं दिख रहा, इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो K2 Br(H2), K3 H Br2 प्लस K4 H HBr, और अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं तो जस्ट आप यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन ले लें, तो अगर आप यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला साइड भी नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या ये वाला डाटा और ये वाला डाटा सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन 2, तो हमें पता है बेटा ये सारी चीजें 0 हो जाएंगी, तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा K1 Br2, इधर क्या बचेगा मेरे पास माइनस 2K5 Br स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप Br का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, ये हो जाएगा K1 Br2 अपॉन 2K5, ये सारा आएगा Br होल स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो इसका भी पावर 1/2,
इसका भी पावर 1/2 और इस पूरे का भी पावर 1/2 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी आर। अब नेक्स्ट बी आर तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एच चाहिए। एच की भी तो कंसेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि हमें यहां से किस किस को गायब करना है, बी आर तो हमें मिल गया, अब हमें एच को गायब करना है, तो एच की कंसेंट्रेशन चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, एक काम करें, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 4, और इस फोर्थ वैल्यू को अगर आप थर्ड में डाल दें, तो डालते हैं जरा, पुट द वैल्यू ऑफ 4 इन थर्ड इक्वेशन। तो अगर आप यहां पे डालें बी आर की वैल्यू, तो बी आर कहां पर है, सिर्फ यहीं पर है बी आर, तो वैल्यू पुट करें, तो K2 बी आर का वैल्यू डाल रहे हैं हम यहां पे, जो कि है K1 BR2 2K5 होल पावर 1/2 कर लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद बाहर क्या है आपके पास, हाइड्रोजन माइनस, यहां से अगर आप कॉमन देख पा रहे हैं तो H कॉमन है, H बाहर निकाल लें, क्या बचेगा, -H बाहर आ गया आपके पास, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, K3 BR2 प्लस K4 HBr, ये बचेगा इक्वल टू 0। अब हमें यहां से इवेल्युएट क्या करना है, हमें यहां से H निकालना है, तो ये सारा इस तरफ ले आए, तो आपके पास हो जाएगा K2 K1 BR2 ओवर 2K5 पावर 1/2, यहाँ पर H2 हो जाएगा, इक्वल टू, सामने क्या बचेगा आपके पास H, और ये सारी चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, ओवर K3 BR2 प्लस K4 HBr। तो ये आपके पास आ चुका है कंसंट्रेशन ऑफ H। अब ये दोनों वैल्यूज जो आपके पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आई है और ये जो आपके पास Br की कंसंट्रेशन आई है, इन दोनों ही वैल्यूज को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि आपके पास ये है। इस इक्वेशन में आपने इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो जरा इसको लिख लें वहां पे, क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, फिर वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 जो आपके पास बनी है वो बनी है K Br H2 प्लस K3 H Br2 माइनस K4 H HBr। ये है हमारे पास dHBr बाई dt की वैल्यू है हमारे पास, इक्वल टू 0 नहीं है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr है हमारे पास। जरा वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे K कितना है चेक कर लें एक बार, फर्स्ट इक्वेशन में K कितना है, यहाँ पर K2 लिखा हुआ है, K2 BrH2 है, K2, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, K2 Br की वैल्यू कहाँ है, Br की वैल्यू ये है, Br की वैल्यू, तो ये है Br की वैल्यू, डालें यहां पे, क्या है Br की वैल्यू K1 Br2 ओवर 2K5 पावर 1/2, Br की वैल्यू डाल दी, उसके आगे क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ H2 प्लस K3, H की वैल्यू भी डाल दें, ये सारी H की वैल्यू है, तो H की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K2 ऊपर हो जाएगा K1 Br2 ओवर 2K5 पावर 1/2 H2 ओवर K3 Br2 प्लस K4 HBr, H की वैल्यू डाल दी, और इसके आगे क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये सारा तो सिर्फ H का वैल्यू है, इसके आगे क्या बचा हुआ है आपके पास Br2 माइनस K4,
यहाँ से h हम कॉमन ले सकते थे, तो एक काम करें, दोबारा लिखने से अच्छा है कि हम h पहले ही कॉमन ले लें, क्योंकि h कॉमन है इन दोनों में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। h अगर हमने कॉमन ले लिया तो कंसेंट्रेशन ऑफ h ले लिया कॉमन हमने, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, K3Br2 माइनस K4HBr, ये बचेगा। अब यहाँ पर h का वैल्यू डाल लें, K2 K1Br2 ओवर 2K5 पावर 1/2 H2 प्लस हाइड्रोजन की वैल्यू ये अभी निकाली है हम लोगों ने, ये हाइड्रोजन की वैल्यू डालें यहाँ पे, K2 K1Br2 ओवर 2K5 पावर 1/2 H2 ओवर K3Br2 प्लस K4HBr। उसके बाद h का वैल्यू डाल दिया हमने, ये सारा h का ही वैल्यू है। इसके बाद ब्रैकेट ऑन, ये बचा आपके पास, दैट इज K3Br2 माइनस K4HBr, ये बचा हमारे पास। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, K2 K1 ये कॉमन है, ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये कॉमन है बिल्कुल, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, K2 K1Br2 होल अपॉन 2K5 पावर 1/2 H2, तो ये चीज़ पूरी कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ये भी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा K3Br2 माइनस K4HBr ओवर K3Br2 प्लस K4HBr। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लें, तो K2 K1Br2 अपॉन 2K5 होल पावर 1/2 H2। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म वहाँ पर जाएगी, तो नीचे एलसीएम कितना आएगा आपके पास, K3Br2 प्लस K4HBr। तो जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तो K3 और K3 ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2K3Br2, और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो दे विल कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव हमें करना है ये जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है। तो ये सब हमारे पास आ चुका है, तो बस हमें K4/K3 नीचे चाहिए, तो ऐसा करते हैं, एक काम करें, तो ये जो आपको ये ऊपर K3Br2 ये ऊपर नहीं चाहिए आपको, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, तो क्या होगा, ये 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया 2K2, और ये हो गया आपके पास, ये सेम ही रहेगा आपके पास, K1Br2 पावर 1/2 ओवर 2K5, ये बाहर है पावर 1/2 H2, और नीचे आपके पास है, ये ऊपर था K3Br2 न्यूमरेटर में है, तो नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो K3Br2 जब इसको डिवाइड करेगा तो सेम ही है, जब ये चीज़ नीचे आएगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर से
डिनोमिनेटर में आएगा तो इसको डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस इधर क्या बचेगा आपके पास K4 बाय K3 और ऊपर बचेगा HBr बाय Br2। ये आ गया आपके पास dHBr बाय dt और यही हमें शो करना था। ये हो गया प्रूफ। तो आज आपने देखा कि कैसे अगर आपको स्टेप्स में ना बताया जाए कि वो स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है तो कैसे आप स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।